बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 14। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लाइट। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा, आज हम आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के चैप्टर 14 के डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। प्रॉपर मैंने आंसर्स लिखे हैं हर शॉर्ट क्वेश्चन के, ये नोट्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आपने तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ इसके आंसर जो है ना वो अपने रजिस्टर पे नोट भी करते जाएं। एक पेन ले लें और रजिस्टर ले लें, और साथ साथ जो है इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन तो है बुक में, और उसका आंसर आप लिख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी एडवांस हो जाए, तो आपको बेहतर समझ आ जाएंगे ये। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पास फ्रॉम एयर टू वाटर। क्या होता है जी जब लाइट जो है वो एक मीडियम हवा से दूसरे मीडियम पानी में जाती है? तो भाई रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट का बेंड हो जाना, ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाना। सही, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड कैसे चेंज होती है तो ये हमने ज़रा देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, मटेरियल के। तो देखें, अब क्वेश्चन है कि क्या होगा जब लाइट जो है वो हवा से पानी में जाएगी, ठीक है। लाइट स्लो डाउन एज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट पास फ्रॉम एयर टू वाटर। अब देखिए, एयर जो है ना ये रेयर मीडियम है, वाटर बेटा डेंसर मीडियम है। हमने पढ़ा है कि जब लाइट एंटर होती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने का मतलब है कि लाइट स्लो डाउन हो गई, ये सीधी नहीं जा सकी। तो लाइट स्लो डाउन क्यों हुई? उसकी रीज़न है वाटर हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर। पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन स्पीड। अब ये जो आपके पास डिक्रीज आया था ना स्पीड में, ये इसलिए आया है कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई था। द लाइट रे चेंज इट्स डायरेक्शन, तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। और इस फेनोमीना को हम क्या कहते हैं? इस फेनोमीना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इतना आंसर आपने बेटा प्रॉपर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट वन। सेकंड आपके पास, सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर जो है ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। देखें, अभी ऊपर उसने एयर और वाटर की बात की थी, अब उसने पूछ भी लिया इनकी वैल्यूज़। तो सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना आपकी बुक में दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक स्नेल्स लॉ फॉर्म में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या है? ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट की उस मीडियम में जिसमें ये जा रही है। अगर वैक्यूम एयर था तो एयर से वाटर में एंटर हो रही है, ठीक है, तो वाटर में क्या होगी वैल्यू? तो आपने याद रखना है कि जो फार्मूला होता है ना आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको बेटा हम स्मॉल एन से लिखते हैं, वो होता है C/B, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेयर एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वी क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे उसने कहा था कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है 1.00, और वाटर का बेटा हमारे पास होता है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। फिर थर्ड हमारे पास है 14.3, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स के पीछे क्या प्रिंसिपल है? हम MCQs में भी हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पे वर्क करती है बेटा? जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे लाइट रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द फाइबर कोर विदाउट एस्केपिंग।
जो आपके पास कोर होती है ना, कोर और क्लैडिंग, कोर से लाइट जो है वो मुसलसल रिफ्लेक्ट हो रही होती है, एस्केप किए बगैर, रिफ्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ जो है टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा होता है लाइट का। दिस अलाउज सिग्नल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद अ वेरी लिटिल लॉस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल बहुत दूर दराज इलाकों तक भेजा जा सकता है, बहुत ही मिनिमल लॉसेस के साथ। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन एंड मेडिकल एंडोस्कोपी। मेडिकल एंडोस्कोपी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सही, तो कोई हमने मेडिकल डायग्नोज करना है, ठीक है, कोई इशू है अगर किसी की बॉडी में, तो उसका भी इससे पता चला सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 14.4, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल और वर्चुअल इमेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मार्क कर लें। देखिए मैंने आपको बताया कि कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट का फासला, पी उसे हम कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर है किससे बेटा, फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ क्या होती है कि जो आपके पास फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान फासला, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर है फोकल लेंथ से, तो बेटा आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा कन्वेक्स लेंस में। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस है फोकल लेंथ से, तो आपको जो है वो वर्चुअल इमेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो देखें, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स आइदर अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है ये, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द फोकल लेंथ, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से आगे रखें, मतलब ये कि P ग्रेटर देन एफ है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बड़ा है फोकल लेंथ से, द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज आपको रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। और मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है फोकल लेंथ से, P की वैल्यू क्या है, लेस देन एफ है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस विद इन द फोकल लेंथ, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ की रेंज में रख रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, तो तब हमें जो है वो वर्चुअल अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, जैसा कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस में मिलता है, ठीक है। तो ये इतना आंसर आपने इसका देना है। फिर जी 4.5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पावर ऑफ लेंस रिलेट टू इट्स फोकल लेंथ। भाई पावर ऑफ लेंस हमें ना बेंडिंग ऑफ लाइट का बताती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ लेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ का, ठीक है। तो आप लिखेंगे द पावर ऑफ लेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ हमारे पास मीटर में होती है, तो जो हमारे पास यूनिट ऑफ पावर है ना वो आपके पास होता है पर मीटर, m-1, जिसको हम कहते हैं डायोप्टर, ठीक है। तो और देखिए, अ लेंस विद अ शॉर्टर फोकल लेंथ हैज़ ग्रेटेस्ट पावर। फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा होगी तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी, इस वजह से फोकल लेंथ कम होगी। वाइल द लॉन्गर फोकल लेंथ गिव लोअर पावर। अब जो लॉन्ग फोकल लेंथ है, लोअर पावर का मतलब है कि लाइट लेस बेंड हो रही है तो फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, और लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है तो फोकल लेंथ कम है। तो फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, सही, और फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम। तो ये लाइन भी लिखनी है आपने इसी के साथ। फिर बेटा क्वेश्चन है नेक्स्ट 14.6, राइट स्नेल्स लॉ एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द इक्वेशन। अब स्नेल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्नेल्स लॉ आपके पास होती है, स्नेल्स लॉ स्टेट दैट n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, here n1 and n2 are the refractive index of first and second medium, I is the angle of incidence, r is the angle of refraction. This law explain how light bend when moving between two transparent media. स्नेल्स लॉ में बताती है कि लाइट किस तरह से बैंड करती है जब ये रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में। तो स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट याद रखनी है कि n1 ओवर n2 इज इक्वल टू साइन r ओवर साइन i, इस तरह से याद रख लें बेशक। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।